मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट पे। तो आज हम लोग आ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 11 में। बच्चों हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक स्वप्रण तक देख लिया है, और अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर के उन सब चीज़ों को देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने अब तक कंप्लीट कर ली, क्योंकि बिना उसके कंप्लीट किए यहाँ पर आगे भी आपकी चीज़ें उतनी क्लियर नहीं होंगी जितनी होनी चाहिए। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अन्योन्य प्रेरण के बारे में। ये इंडक्शन का दूसरा पॉइंट है, अन्योन्य प्रेरण। अगर आपने स्वप्रण देखा है तो यकीनन आपको अन्योन्य प्रेरण जरूर क्लियर होगा। आइए समझते हैं क्या होता है अन्योन्य प्रेरण, जिसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस या इंडक्शन। ओके, क्या होगा? देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब ही है कि जो एक का प्रभाव जो है वो दूसरे में देखने को मिले। तो हमारे पास क्या है, दो कुंडलियां हैं। एक कुंडली ये हो गई जिसमें सेल लगा है, रियोस्टेट लगा है, की पैनल लगा है, और फाइनली हमने इसको क्लोज कर दिया। और सिमिलरली मेरे पास एक और कॉइल है जो कि इसके बगल में है, और इस कॉइल में लगा है आपका केवल एक, वो है गैल्वेनोमीटर। ठीक, ये है जी गैल्वेनोमीटर। अब देखिए बच्चों, होता क्या है, बेसिकली जब हम इस कॉइल में करंट पास कराते हैं और इसमें हम लोग रेजिस्टेंस का मान जो है फिलहाल के लिए कम रखें। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू मतलब रियोस्टेट जो है आपका वो कम है, मतलब रेजिस्टेंस कम रखने पर करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, नो डाउट बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। अगर ये इंक्रीज होगी तो ये क्या देखने को मिलता है, जैसे ही इसमें बढ़ेगा तो इसमें कुछ फील्ड लाइंस बनेगी, और ये फील्ड लाइंस कहीं और से नहीं, ये इसके बगल वाले कॉइल से होकर के पास होंगे। ठीक, क्या बोलते हो, अगर आपका ये फील्ड लाइंस इस कॉइल से होकर के पास होने लगेगी तो इस कॉइल में भी फ्लक्स चेंज देखने को मिलेगा। आप इस करंट के वैल्यू को बढ़ाते जाइए, तो इस कॉइल में जैसे जैसे आप मुख्य धारा को बढ़ाते हो या बदलते हो, परिवर्तन करते हो, वैसे वैसे इस कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, क्योंकि फ्लक्स में चेंज देखने को मिलता है। अब ये प्रेरित वैद्युत वाहक बल की दिशा कुछ इस प्रकार से होती है कि वो इसी कुंडली में बहने वाली धारा का विरोध करना चाहती है। मतलब यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन होगा वो डिसाइडिंग मोमेंट पर होगा। कैसा होगा वो हम अभी देख लेंगे। मान लेते हैं कि हमने ये जो करंट का जो डायरेक्शन रखा है वो फिलहाल के लिए इसमें ऐसे और ऐसे, ठीक। तो ये जो आपका जो डायरेक्शन है वो क्या डिसाइड कर रहा है, साउथ पोल डिसाइड कर रहा है यहाँ पे। सिमिलरली मैं यहाँ पे बात करूं कि इस साइड अगर साउथ है तो अदर साइड क्या होगा, नॉर्थ होगा। मतलब नॉर्थ पोल जो है वो इसके फेस के सामने, इसके फेस के। तो ये कॉइल में अब जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, अभी जो यहाँ पे आने वाली है वो प्रेरित धारा आएगी, तो लेकिन ये दिशा क्या डिसाइड करेगा। आप इस मुख्य धारा को बढ़ा रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, यहाँ पे जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी ये इस धारा का विरोध करने के फेज में होगी। कैसे विरोध करेगी, आइए थोड़ा समझने का प्रयास करें कैसे विरोध करेगी। तो विरोध तभी होता है जब इसका इधर वाला अगर साउथ पोल है तो इसके पीछे वाला पोल तो नॉर्थ होगा, मतलब नॉर्थ इसके सामने, तो इसको अपने आप को क्या बनाना होगा, नॉर्थ बनाना होगा। तो नॉर्थ बनाने के लिए जो करंट का डायरेक्शन होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन होगा वो प्रेरित धारा होगी, और वो प्रेरित धारा की दिशा कुछ इस तरीके से होगी, ठीक। और इसमें जो निडल होगी गैल्वेनोमीटर की, उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो लेफ्ट साइड होगा। मतलब जब आप करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये जो पोलैरिटी होगी वो इधर की क्या हो जाएगी, नॉर्थ हो जाएगी, और यहाँ पर भी इफेक्टिवली नॉर्थ है, और यहाँ पर इफेक्टिवली क्या है, ये साउथ है। इसीलिए
ये पोल भी नॉर्थ हो गया। इस तरीके का बिहेवियर जिसमें एक कुंडली में परिवर्तन करने पर दूसरी कुंडली में इसका ईएमएफ देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखने को मिलता है, इस इवेंट को, इस घटना को हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। ये इसमें भी होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर हम दूसरे में इसका प्रभाव ऑब्जर्व करते हैं तो इस इवेंट का नाम म्यूचुअल इंडक्टेंस रखा गया। इसमें दो कॉइल होते हैं बच्चों। पहला जो कॉइल होता है इसको हम लोग बेसिकली प्राइमरी कॉइल कहते हैं, प्राथमिक कुंडली कहते हैं। तो ये हो गया आपका प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है? पहला चीज देखने को मिलता है सेल रियोस्टेट, ठीक, और की पैनल लगा होता है। और अगर वही मैं दूसरी कुंडली के बारे में बात करूं तो दूसरी कुंडली में क्या देखने को मिलता है? तो वही दूसरी कुंडली में हमको देखने को मिलता है केवल गैल्वेनोमीटर, केवल गैल्वेनोमीटर देखने को मिलेगा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी कॉइल। तो द्वितीय कुंडली में गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन और प्राथमिक में आपने क्या देखा? सेल और रियोस्टेट का कनेक्शन। क्योंकि ये पहली कुंडली, इसमें जो धारा होगी वो I1 कहीं जाएगी बच्चों, और ये जो दूसरी कुंडली है इसमें जो धारा आएगी उसको आप I2 कह सकते हैं। ठीक, बात समझ में आई? ओके फाइन। ये परिघटना के बारे में अब देखा जाए। यदि किसी बद्ध प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन किया जाए, धारा में परिवर्तन किया जाए, तब इसके निकट द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होने पर प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे प्रेरित धारा बहती है। यह घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। बाकी सब कुछ वैसा ही है कि प्रेरित धारा इसके निकट पोल का विरोध करने के लिए ही अपना डायरेक्शन डिसाइड करेगी। मतलब अगर इधर के पोलैरिटी नॉर्थ है तो अपने आप को नॉर्थ पोलैरिटी पर ही जनरेट करेगी ताकि इसका विरोध कर सके, इस मुख्य धारा में वृद्धि का विरोध कर सके। इसकी पोलैरिटी उस हिसाब से डिसाइड होगी। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। जिसकी दिशा, जिसकी मतलब प्रेरित धारा, जिसकी दिशा मुख्य धारा के वृद्धि का विरोध करने के आधार पर निर्धारित होती है। अब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का जनरल इक्वेशन निकालेंगे। तो बाकी सब कुछ तो वैसे ही है। अगर हम इसमें मुख्य धारा में परिवर्तन करेंगे तो इफेक्ट इसमें देखने को मिलेगा। मान लेते हैं कि इसमें जो फेरों की संख्या है वो N2 है, ठीक, और हर बद्ध
कुंडली के जो फ्लक्स हैं वो है φ2। ठीक, तो ऐसे केस में द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित मुख्य धारा के अनुक्रमानुपाती, मतलब निर्भर करेगी उसी पर होती है। जैसे जैसे इसमें मुख्य धारा बढ़ेगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, जो कि इसमें से इफेक्टिव फ्लक्स देगा। ठीक, तो यहां से हम ये कह सकते हैं क्या कि दूसरे में जो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है वो है N2φ2, जो कि प्रोपोर्शनल होगा किसके, आपके प्राथमिक कुंडली में धारा के। तो ऐसे केस में जो N2φ2 प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, ये कांस्टेंट आप डिसाइड कर लीजिए M, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए, जहां आप कहिएगा कि जहां M कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, इसे अन्योन्य प्रेरकत्व भी कहेंगे, इसे अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब हम यहां से M इज इक्वल टू लिख पाएंगे N2φ2 अपॉन I1। ये हो गया आपका एक बेसिक सा जनरल फॉर्मूला म्यूचुअल इंडक्टेंस का। अब फैराडे के अनुसार, फैराडे के अनुसार बच्चों क्या होता है, फैराडे के अनुसार स्मॉल e ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुआ दूसरे में, इसको हम E2 लिख देते हैं क्योंकि दूसरी कुंडली में हुआ है। E2 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस N2 d φ2 अपॉन dt। कुछ याद आया, N2 d φ2 अपॉन dt। यहां से आप लिख सकते हैं E2 इज इक्वल टू माइनस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, N2φ2। ध्यान से देखिए, N2φ2 को क्या लिखा जा सकता है, Mi1 लिखा जा सकता है। तो यहाँ N2φ2 हटा के Ni1 लिख देते हैं, तो हो जाएगा M आगे आ जाएगा बच्चों, और N2φ2 आया Mi1 से, और M बाहर कर दिया तो ये हो जाएगा di1 अपॉन dt। ये कहां से आया, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए, समीकरण 1 से आया। ठीक, ये हो गया आपका। अब यहां से अब आप इसको लिख सकते हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूं। यहां से आप लिख सकते हैं M इज इक्वल टू E2 अपॉन di1 अपॉन dt। ये हो गया आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला। जहां अब आपको M की डेफिनेशन बनानी हुई, जहां यदि di1 अपॉन dt की वैल्यू जो है वो 1 एम्पियर प्रति सेकंड कर दी जाए, मतलब कि आपके प्राथमिक कुंडली में जो धारा परिवर्तन की दर है वो एकांक हो, तब क्या होगा, 1 एम्पियर पर सेकंड हो, तब M इज इक्वल टू माइनस E2। ठीक, ये क्या बता रहा है कि अब इस कुंडली के बारे में तो बात करनी होगी, ये पूरे सेटअप का म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा।
कि इस कुंडली में ईएमएफ डिसाइड करेगा कि इस सेटअप का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। मतलब अगर हम इस कुंडली में धारा परिवर्तन एकांक रखें, धारा परिवर्तन की दर का मतलब एक समय पर 1 एम्पीयर पर सेकेंड, अगले समय पर 2 एम्पीयर पर सेकेंड, अगले समय पर 3 एम्पीयर पर सेकेंड का रेट रखें तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। वो जो ईएमएफ उसमें प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसे ही हम कहेंगे इस सेटअप का म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक, अतः प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर द्वितीयक कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल कुंडली का अनुन्य प्रेरकत्व कहलाता है। ठीक, ये इसकी मेन डेफिनेशन हो गई बच्चों। अब हम बात करेंगे कि इसकी यूनिट क्या होगी, आइए चेक करेंगे। और एक डायग्राम आप और बनाएंगे, ये आपका होमवर्क होगा। जब आप इसको लिख रहे होंगे तो इस बार जो आपका होमवर्क है डायग्राम में, ये जो करंट की वैल्यू है वो बढ़ रही है। आपको ऐसा ही सिमिलर डायग्राम इसके नीचे बनाना होगा। ए और बी तो आप ऐसे ही लिखेंगे, उसमें आपको लिखना होगा बस यहाँ पे I1 ही लिखेंगे, लेकिन इंक्रीज की जगह डिक्रीज। मतलब ये वाला जो रियोस्टेट का कॉइल है वो इस साइड चला जाएगा। ऐसे केस में क्या होगा कि आपका यहाँ पर करंट की वैल्यू कम होने लगेगी। इस समय इस होने वाले करंट की वृद्धि के लिए आपका जो ये वाला पोलैरिटी है ये इसको खींचना चाहेगा तो अपने आप को साउथ बनाएगा, और साउथ बनाने के लिए करंट का जो डायरेक्शन है, प्रेरित धारा की जो दिशा है वो पलट जाएगी। ठीक, तो ऐसा आपको डायग्राम इसके नीचे प्लॉट करना है। याद से बच्चों, इसको आप एग्जाम में भी ये भी बनाएंगे, और जो मैंने अभी बताया इसमें रियोस्टेट की वैल्यू इधर खिसका दिया जाए जिससे डिफ्लेक्शन जो उधर हो जाएगी, ऐसा ही डायग्राम इसके नीचे जरूर बनाइएगा। ओके, अच्छा, अब इसके यूनिट के बारे में थोड़ी बात कर ली जाए। इसकी यूनिट मतलब मात्रक, इसका जो मात्रक होता है वो हेनरी होगा, जैसा कि आपने उसमें पढ़ा था, हेनरी होता है। ठीक है, जनरल भाषा में अगर हम बात करें जैसे मिली हेनरी या माइक्रो हेनरी में हम लोग यूज करते हैं। ठीक, अब इसके डायमेंशन की भी बात कर लेते हैं। तो इसका जो डायमेंशन बच्चों होता है वो हो जाएगा m इज इक्वल टू, बेसिकली फॉर्मूला सब कुछ वैसे ही है। कैसे निकाले थे आप m के वैल्यू? m के वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है आपको? E2 d से निकाल सकते हैं m की जगह पे d I1/dt। ठीक, यहां से m इज इक्वल टू हो जाएगा, E की जगह पे आप लिख सकते हैं वोल्ट, और नीचे आप लिख सकते हैं एम्पियर प्रति सेकंड। प्रति सेकंड जो है वो ऊपर चला जाएगा, ये सेकंड हो गया। ठीक, अब फिलहाल जैसे आपने पहले निकाला था, इसका जूल ml2 t-2 होता है, जूल पर कुलाम होता है। कुलाम बच्चों नीचे आ गया, AT हो गया। ठीक, सेकंड का क्या लिखते हैं? T लिखते हैं, और एम्पियर नीचे ही है तो एम्पियर का A लिखते हैं। यहाँ से A और A2 T कैंसिल हो जाएगा, तो डायमेंशन आ जाएगा ml2 t-2 A-2। डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, और याद रखिए L और M का डायमेंशन सेम होता है। बात करेंगे इसके एप्लीकेशन के बारे में कि इसके कौन कौन से एप्लीकेशन है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अगले लेक्चर का वेट करिए, नोट्स कंप्लीट करिए।